देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 3 बज रहे हैं, वक्त हो गया है राजधर्म का। बिहार में आज एक नए सियासी चैप्टर की शुरुआत हो रही है। बिहार आज नीतीश कुमार के छत्र से निकलकर बीजेपी के छत्र में आ रहा है। नीतीश कुमार, जिन्होंने बीते 20 साल से कुर्मी, कुशवाहा, ईबीसी, ओबीसी की राजनीति की एक ऐसी मिसाल पेश की कि कभी उन्हें उनकी कुर्सी से कोई डिगा नहीं पाया। अलायंस पार्टनर भले ही बदलते रहे, लेकिन कमांड हमेशा नीतीश कुमार के हाथ में रहा। आज उसी बिहार में नीतीश कुमार की रसामंदी से नेतृत्व में पावर का स्मूथ ट्रांजिशन आप देख रहे हैं। बीते 36 साल से जिस बिहार की पॉलिटिक्स लालू और नीतीश के इर्द गिर्द घूम रही थी, उसका पावर सेंटर आज बदल रहा है। लेकिन कुर्मी, कुशवाहा और भूमिहार का ट्रायंगल अभी भी सत्ता में है। कुशवाहा मुख्यमंत्री होगा, कुर्मी उप मुख्यमंत्री होगा, भूमिहार भी डिप्टी सीएम के पद पर होगा। और जब मैं ये जाति बता रही हूं तो इन जाति के पीछे 3 चेहरे कौन से हैं, वो 3 चेहरे मैं आपके सामने रखूंगी। बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे, जो इस चर्चा को बहुत दिलचस्प बनाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको दे दूं, जो बड़ा सियासी बदलाव हो रहा है। पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी की सरकार मतलब अलायंस तो अभी भी है, लेकिन बीजेपी का कमांड होगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। थोड़ी देर में सीएम नीतीश कुमार राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। नीतीश कुमार आज सुबह हुई कैबिनेट की आखिरी मीटिंग में अपने इस्तीफे का ऐलान कर चुके हैं। 4 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नए सीएम के नाम पर मोहर लगेगी। नए सीएम सम्राट चौधरी बनेंगे। सम्राट चौधरी के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी नए होंगे। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार और जेडीयू के सीनियर लीडर विजय चौधरी उप मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आने जा रहे हैं। सम्राट चौधरी कुशवाहा यानी कि कोयरी जाति से आते हैं। यह तस्वीर, लेकिन पहले आप देखें, ये जो 3 तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर की महत्ता को आप इस तरह से समझें कि अब तक जो बिहार की पॉलिटिक्स होती रही, जो मंडल पॉलिटिक्स हमने देखी, और उस बिहार में जहां पर लालू और नीतीश के अलावा कभी कोई तीसरा चेहरा अपनी जगह बना नहीं पाया, अब यहां से एक नई इतिहास की शुरुआत होने जा रही है। एक नए चैप्टर की शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार की विदाई की ये तस्वीरें हैं। ये जो आखिरी कैबिनेट की बैठक है, जो हम आपके सामने रख रहे हैं, अब से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीर है। वो तस्वीर आप देखें। देखिए, जो पहले भी कॉम्बिनेशन था, वो कॉम्बिनेशन क्या था? वो कुर्मी का था, कुशवाहा का था और भूमिहार का था। वो जो 3 चेहरे इस वक्त आप देख रहे हैं ना, बीच में नीतीश कुमार हैं, बगल में सम्राट चौधरी हैं, तो दूसरी तरफ विजय सिन्हा हैं। अभी भी वही कॉम्बिनेशन है, बस फर्क इतना है कि अब सेंटर पोजीशन में बीजेपी का चेहरा है, कुशवाहा मुख्यमंत्री है, निशांत कुमार डिप्टी सीएम होने जा रहे हैं और विजय चौधरी, जो कि भूमिहार समाज से आते हैं, वो उप मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। 20 साल बिहार में सीएम पद संभालने वाले नीतीश कुमार आज बहुत इमोशनल हैं। नीतीश कुमार ने आज आखिरी कैबिनेट मीटिंग की और बैठक में कई मंत्री भावुक भी हुए। मंत्रियों को भावुक देखकर नीतीश भी इमोशनल हो गए। नीतीश कुमार ने कहा कि मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरा मार्गदर्शन मिलता रहेगा। नीतीश ने कैबिनेट में 5 मिनट की स्पीच दी। नीतीश ने अपने संबोधन में कहा कि आगे बिहार में जो नई सरकार बनेगी, उसका सहयोग करूंगा, मेरा मार्गदर्शन मिलता रहेगा। बिहार में बहुत काम हुआ है, आगे भी बहुत काम होगा। आप लोग नई सरकार के साथ मिलजुल कर अच्छे से काम करिए। अब से कुछ ही देर में नीतीश कुमार राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने जा रहे हैं। वो तस्वीर भी मैं आपके सामने रखूंगी। लेकिन ये जो आखिरी कैबिनेट है, उसमें ये 5 मिनट की स्पीच है, ये कितनी इंपॉर्टेंट है? ये जो सत्ता का स्मूथ ट्रांजिशन हो पा रहा है, ये कैसे हो पा रहा है? बीजेपी के छत्र में अब बिहार की पॉलिटिक्स हम देखेंगे, ये कैसे हो पा रहा है, इसी पर हम चर्चा करते हैं। और ये तस्वीर भी साथ ही साथ आपको दिखाते चले। ये जो एक तस्वीर है, कैबिनेट की तस्वीर है, वो आपके सामने है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी, विनोद अग्निहोत्री जी, राजकुमार सिंह जी, प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह जी जुड़े हुए हैं। इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले तो आप केवल ये तस्वीर ही देखें, जरा एक बार पीसीआर फिर से उस तस्वीर को दिखाएं। ये जो सेंटर फिगर दिखाई दे रहे हैं नीतीश कुमार, देवेंद्र, लंबी राजनीतिक पारी खेली उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री। जी हाँ, बिल्कुल मीनाक्षी, और तकरीबन 2 दशक तक
अपनी शर्तों पे अपने हिसाब से अलग अलग दलों के गठबंधन की सरकार में मुखिया रहे, और न सिर्फ मुखिया रहे बल्कि सरकार भी अपने हिसाब से चलाई। जैसे आरजेडी के साथ भी रहे तो भी अपनी शर्तों पर सरकार चलाई, बीजेपी के साथ रहे तो भी अपनी शर्तों पर सरकार चलाई। तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ी काबिलियत कह सकते हैं उस व्यक्ति की, जिनकी अपनी जाति के हिसाब से देखें तो बिहार में कोई इतना बड़ा से नहीं था कि वो उस कास्ट से आते हों जिसका बहुत ज़्यादा दबदबा रहा हो। तो निश्चित तौर पर अपनी काबिलियत और अपने गवर्नेंस स्किल के बदौलत नीतीश कुमार ने अपनी जो छवि बनाई, उस छवि के सहारे चाहे बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो, इन दोनों दलों को अपने साथ साथ कर अपनी शर्तों पे उन्होंने शासन चलाया। अब क्योंकि हर चीज का एक समय आता है, अब ये समय आ गया था कि नीतीश कुमार उस जगह को खाली करें, उस जगह को खाली कर रहे हैं। वो समय बीजेपी का आ गया है। वो समय बीजेपी का आ गया है। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र भी इस वक्त जुड़े हुए हैं पटना से ही। पटना में ही सारी ये हलचल हो रही है। नीतीश, पहले तो आप ये जानकारी दें कि अब से थोड़ी देर में, चूंकि नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं, वहां पर बड़ी हलचल है, मीटिंग्स का भी दौर है, तस्वीरों की भी चर्चा हो रही है, फोटोशूट भी हो रहा है। बीजेपी की बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाना है और मीटिंग में सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर भी लगने जा रही है। ऐसे हम लगातार सुबह से चर्चा कर रहे हैं। बाकी जानकारी आप दें, तस्वीरें दिखाएं, हलचल दिखाएं। जी हाँ, देखिए मैं इस वक्त बीजेपी दफ्तर के ठीक बाहर हूँ और इस बार यहाँ दफ्तर के अंदर मीडिया को जाने नहीं दिया गया है, इसलिए हम सड़क से ही आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये बीजेपी दफ्तर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नितिन नवीन की बड़ी बड़ी तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं और इसी दफ्तर के अंदर अटल सभागार है। उस अटल सभागार में बीजेपी विधायक दल की, विधानमंडल दल की कहें, बैठक हो रही है और बस थोड़ी देर में अंदर से ये खबरें आएंगी कि बीजेपी विधायक दल का नेता कौन चुना गया है और जाहिर है जो नेता चुना जाएगा वही मुख्यमंत्री होगा, ये आप तय मानकर चलिए। ये पूरी संभावना इस बात की है कि सम्राट चौधरी विधायक दल के नेता चुने जाएंगे एक बार फिर, और वही जाहिर है उसके बाद फिर एनडीए की जो बैठक होगी 4 बजे बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में, वहां उस नाम पर मुहर लगेगी। एनडीए के तमाम घटक दल उस बैठक में होंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी होंगे और वहां पर उस पर मुहर लगेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो बस कुछ देर की बात है, ये सिर्फ एक औपचारिकता है और जाहिर है यहाँ से सभी विधायक जो है बीजेपी के विधान पार्षद है वो सीधे विधानसभा के लिए मूव करेंगे और वहां पर फिर बैठक होगी। और इससे पहले जैसे ये खबर यहाँ आएगी कि सम्राट चौधरी बिहार विधानसभा के विधायक दल के बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं, उसके बाद नीतीश कुमार अपने घर एक अन्य मार्ग जो मुख्यमंत्री आवास है उसके ठीक सामने राजभवन है वहां जाएंगे, वहां इस्तीफा देंगे। 3:15 का समय राजभवन से दिया गया है और चूंकि बिल्कुल आमने सामने घर है, अन्य मार्ग और राजभवन के बीच की दूरी महज 100 मीटर है, तो ऐसे में बहुत कोई वक्त नहीं लगेगा। जैसे ही ये खबर आएगी कि सम्राट चौधरी यहाँ चुने गए हैं नेता के तौर पर, उसके बाद नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे और वहां वो इस्तीफा देंगे और उसके बाद फिर 4 बजे की बैठक होगी। एक नीतीश और जानकारी दे आपको, आज कौन कौन इमोशनल दिखाई दे रहा था, कौन कौन भावुक दिखाई दे रहा था आज कैबिनेट की बैठक के दौरान और इस बैठक के बाद? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक लंबा समय नीतीश कुमार ने 20 साल काम किया है। मंत्रिमंडल में कई ऐसे उनके सहयोगी हैं जिन्होंने शुरू के वक्त से उनका साथ दिया है और ऐसे तमाम नेताओं के लिए जो आज का मौका था बेहद भावुक था। नीतीश कुमार भी मुझे जानकारी मिली कि काफ़ी भावुक थे और तमाम मंत्रियों के जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, चाहे आप वीडियो देखें या फिर उनकी तस्वीरें जो आई हैं, हर कोई बिल्कुल भावुक। तो एक ऐसा क्षण जिसमें हर कोई जो इस बात को लेकर था कि नीतीश कुमार जो है अब हमारे बीच यहाँ नहीं है, अब उनकी एक नई भूमिका होगी। और फिर जब बाहर पोर्टिको में जब उनकी गाड़ी आई नीतीश कुमार की, सभी विधायक अधिकारी जो उनके साथ लंबे समय से जुड़े रहे थे, जब वो उनको छोड़ने आए, एक दूसरे का सबने अभिवादन किया, तो वो तस्वीर भी बेहद भावुक है। और हमें जानकारी मिली है जो बात अभी नीतीश चंद्र कह रहे हैं, वो तस्वीर भी तो हमारे दर्शकों के सामने रखें, जो कैबिनेट की बैठक के बाद की तस्वीर थी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो भावुक थे ही, लेकिन उनके साथी जितने थे वो भी कितने भावुक नजर आ रहे थे। अब जरा चर्चा को स्टूडियो में लेकर आते हैं अजीत द्विवेदी जी। आज सुबह से लगातार आपसे इसी बात पर चर्चा हुई, एक स्मूथ ट्रांजिशन दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो मैं ट्रायंगल देख रही हूँ कुर्मी, कुशवाहा और भूमियार का, इसमें परिवर्तन यही है कि पहले कुर्मी मुख्यमंत्री था, अब कुशवाहा मुख्यमंत्री है, लेकिन वो जो ट्रायंगल है, ये जो 3 जातियां हैं, ये अभी भी दिखाई दे रही हैं सत्ता के शीर्ष पर। बिल्कुल, ये
एक जरूरी समीकरण था जो बनाना ही चाहिए था, बनाना था उनको। अपना जो मौजूदा सामाजिक समीकरण है और उसके आधार पर जो राजनीतिक ताकत बनी है एनडीए की, उसको बनाए रखने के लिए और उसको उसी तरह से कंटिन्यू करने के लिए, जो गैर यादव पिछड़ी जाति की राजनीति है या दूसरी राजनीति है उसको साधे रखने के लिए एक जरूरी काम था जो किया। लेकिन कुछ दिलचस्प संयोग है, आप देखिए अभी जो है एकदम किस तरह से प्लान किया गया कि जब तक बीजेपी अपना नेता नहीं चुनेगी तब तक नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे। आमतौर पर यह होता है कि आखिरी कैबिनेट हुई 11 बजे तो वो 11:30 बजे 12 बजे जाकर के इस्तीफा सौंप देते, लेकिन वो नहीं हुआ इस बार। आप याद करिए 3-4 दिन पहले जिस दिन देवेंद्र जी ने खबर ये ब्रेक की थी, इंडिया टीवी ने सबसे पहले बताया, बाकी लोग तो सोशल मीडिया में बता रहे थे लोग, लेकिन इन्होंने बताया कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे। हम लोग सुबह दमदार 10 में बैठे हुए थे, तब भी इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का से रहेगा, ये दूसरे राज्यों से अलग है बिहार, इसलिए नीतीश कुमार का से रहेगा। तो वो से यहां तक है कि नीतीश कुमार मैं इसी पर बात कर लेती हूँ। ये जो अजीत जी इशारा कर रहे हैं देवेंद्र, वो से है, इसीलिए अभी तक इस्तीफा नहीं है। पहले ऐलान होगा सम्राट चौधरी का, फिर इस्तीफा होगा निश्चित तौर पे, क्योंकि गठबंधन की सरकार थी और ये नहीं हो सकता था कि बीजेपी बाकी राज्यों में, जैसे राजस्थान में अपने हिसाब से अपने फैसला ले लिया, हरियाणा में अपने हिसाब से ले लिया, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, कहीं भी बात कर लें, उड़ीसा में बात कर लें, बिहार वो स्टेट नहीं था जहां पर अपने हिसाब से पहली बात फैसला लीजिए और कोई एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। ये दोनों ही चीजें नहीं थी। एक्सपेरिमेंट करने में खतरा यह था कि आपको सिर्फ अपने दल की बहुमत वाली सरकार नहीं चलानी है, गठबंधन वाली सरकार चलानी है, और उस कंडीशन में ऐसा नाम चाहिए था जो पहली बात की जो प्रमुख सहयोगी दल जेडीयू है उसको डाइजेस्ट हो, नीतीश कुमार को डाइजेस्ट हो, और दूसरी चीज कि उन जटिलताओं को वो समझ सके और हैंडल कर सके। देवेंद्र, ये तस्वीर जो आ रही है वो जरा दर्शकों को बता दें। नीतीश कुमार अभी अभी गवर्नर हाउस पहुंच रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है, और आप लगातार देख रहे हैं सुबह से पटना में इतनी हलचल है। कैबिनेट मीटिंग हुई, उसके बाद फिर इधर बीजेपी की बैठक शुरू हुई, इधर नीतीश कुमार निकल चुके हैं, गवर्नर हाउस इस्तीफा देने के लिए पहुंच रहे हैं। ऑब्वियस चॉइस की हम बात कर रहे हैं, ऑब्वियस चॉइस राजकुमार जी, क्यों सम्राट चौधरी दिखाई दे रहे हैं? देखिए, एक तो सोशल कॉम्बिनेशन की बात कही कि आपको कुशवाहा, कोरी, कुर्मी उनको साथ लेके चलना है, क्योंकि लालू यादव ने जो सोशल कॉम्बिनेशन बनाया था सामाजिक न्याय की ताकतों का, उसी के बीच में से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने बड़ी मेहनत से एक ईबीसी वर्ग या बाकी जो पिछड़ी जातियां हैं यादव के अलावा जो कम संख्या में है, उनको साथ लेकर के अपना एक सामाजिक समीकरण बनाया जो बीजेपी के साथ मिलकर के विजयी समीकरण बना। तो उस विजयी समीकरण को बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि किसी भी तरह से डिस्टर्ब हो, और उसमें सम्राट चौधरी की जो एक तालमेल रहा है नीतीश कुमार के साथ। हालांकि बड़ी दिलचस्प बात यह है कि कभी सम्राट चौधरी ने कहा था कि जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से नहीं हटा दूंगा तब तक मुरैठा नहीं बांधूंगा। वही सम्राट वही उनके सीएम बन गए। हाँ, वही डिप्टी सीएम भी बने, और इतना बढ़िया तालमेल रहा इस दौरान कि सम्राट चौधरी के नाम पर नीतीश कुमार की सहमति बताई जाती है। तो कुल मिलाकर के बीजेपी कोशिश ये कर रही है कि न सिर्फ सरकार में कंटिन्यूटी रहे, बल्कि जो एक सोशल कॉम्बिनेशन या पॉलिटिकल इक्वेशन बनाई है उसको भी आगे कंटिन्यू किया जाए, ताकि आगे के समीकरण में कोई समस्या नहीं आना चाहिए। विनोद जी, हमेशा ये चर्चा चलती रही कि वो जो मंडल वाली राजनीति के चेहरे थे, जिसमें लालू प्रसाद यादव हो गए, जिसमें नीतीश कुमार हो गए, लालू प्रसाद यादव इस पॉलिटिक्स के पहले ही अवसान में आ गए थे, और नीतीश कुमार ने ये तय किया कि अब उन्हें बिहार से निकलकर केंद्र में जाना है, राज्यसभा का सांसद बनना है। मंडल पॉलिटिक्स के बड़े चेहरों की पॉलिटिक्स का क्या यहाँ से आप समापन देखते हैं, और एक नए बिहार की तस्वीर, एक नए तरीके का पॉलिटिकल इक्वेशन, सम्राट चौधरी, निशांत का भी उप मुख्यमंत्री बनकर आना, अगर यही जो हम लगातार दिखा रहे हैं यही होने जा रहा है तो? देखिए, लगभग इसमें कोई संदेह तो है नहीं कि सम्राट चौधरी नहीं बनेंगे, ऐसा तो अब लगभग सभी मान चुके हैं। उन्हीं के नाम का ऐलान होना औपचारिकता बाकी है, और देवेंद्र की खबर आमतौर पर पक्की होती है, कच्ची नहीं होती है। तो लेकिन देखिए, मैं इसको मंडल राजनीति का अवसान नहीं मानूंगा, ये मंडल राजनीति का एक्सटेंशन है। सम्राट चौधरी कहाँ से आए हैं? सम्राट चौधरी शकुनी चौधरी के बेटे हैं। शकुनी चौधरी मंडल राजनीति के ही एक सिपाही थे, जनता दल में थे, आरजेडी में रहे, सम्राट चौधरी खुद आरजेडी में रहे, उसके बाद बीजेपी में आए। तो बीजेपी में है वो, लेकिन है तो कोई जाति के, मंडल सामाजिक। हाँ, अगर कोई झांझी बन जाते मुख्यमंत्री, कोई भूमिहार बन जाते मुख्यमंत्री, विजय सिन्हा बन जाते, तो लगता है कि मंडल राजनीति से निकल करके वापस जो है बिहार अपने पुराने दौर में लौटने वाला है। मुझे लगता नहीं, इतिहास की सुई कभी पीछे नहीं घूमती है। सम्राट चौधरी अगर बन रहे हैं, देखिए सम्राट चौधरी आसानी से नहीं बनाए जा रहे हैं। सम्राट चौधरी को डाइजेस्ट बीजेपी कर रही है।
एक तो ओरिजिनल बीजेपी नहीं है, दूसरा वो एक मजबूत नेता के तौर पर उभरे हैं कोयरी जाति के, और तीसरी बात यह है नीतीश कुमार उनकी बैकिंग कर रहे हैं। तब सम्राट चौधरी का नाम आया, जो देवेंद्र कह रहे थे कि जो गठबंधन राजनीति है, वरना अगर बीजेपी की अपनी सरकार बन रही होती जैसे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तो शायद दिलीप जायसवाल का नाम आ जाता या कोई दूसरे व्यक्ति का नाम जो ओरिजिनल वो होता। तो मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी का बनना भी मंडल राजनीति का ही एक्सटेंशन है और बीजेपी का मंडलीकरण है बिहार में। बीजेपी का मंडलीकरण या मैं इसे कहूं कि कमंडल में मंडल नहीं प्रोफेसर साहब, एक बात उसमें अभी अच्छा, कर दें हम करेक्ट इसमें, एक तो कि दिलीप जायसवाल भी होते, आपने ऐसे रैंडम नाम लिया, मैं नाम ऐसे लिया, हाँ, लेकिन वो भी राष्ट्रीय जनता दल से ही आए हुए हैं। इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडल और कमंडल को मिक्स किया है, अब वो राजनीति हर जगह आ रही है और एकदम एब्जॉर्ब हो गए हैं सम्राट चौधरी कमंडल की राजनीति में। अब वो मंडल की राजनीति का उस जाति से जरूर आते हैं, लेकिन ये उनकी राजनीति, उसका एक्सटेंशन नहीं होगी जो राजनीति लालू यादव और नीतीश कुमार करते थे। नहीं, सवाल वो नहीं है अजीत। देखिए, मैं कह रहा हूं कि जिन सामाजिक वर्गों के लिए मंडल राजनीति हुई है वो उसी वर्ग से आते हैं, उस वर्ग से आते हैं, हाँ, लेकिन इसलिए महत्वपूर्ण। अच्छा, बड़ी खबर आ रही जैसे कल्याण सिंह जो है मंडल और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। विनोद जी, बड़ी खबर है, नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, हम लगातार ये चर्चा कर रहे थे कि नीतीश कुमार ने किस तरीके की पॉलिटिक्स की, नीतीश कुमार कैसे महिलाओं के हितैषी रहे, उनके अधिकारों के पक्षधर रहे, कैसे वो सोशल इंजीनियरिंग नीतीश कुमार कर पाए कि वो जो यादव केंद्रित पॉलिटिक्स थी, वो जो MY समीकरण था, उससे बाहर निकलकर बिहार की पॉलिटिक्स को एक ऐसे मुकाम पर लेकर आना जहां पर EBC वर्ग की बात हो रही है, अदर बैकवर्ड क्लास में भी जो वो वर्ग है, अगर देवेंद्र मैं सही कहूं कि जिनके हक की बात इसलिए नहीं हो पाती थी क्योंकि संख्या में वो इतने कम है, 0.%, 1%, 2% में है, उनके हक की बात कही, नीतीश कुमार ने CM पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, निश्चित तौर पे, और एक अलग तरह की इंजीनियरिंग की नीतीश कुमार ने, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया था कि अगर आरजेडी के पास जो वोट बैंक है उसके काउंटर अपना कोई वोट बैंक क्रिएट करना है तो कुछ इंजीनियरिंग करनी होगी, उसमें चाहे IBC की बात करें या महादलित की बात करें, इस तरह का एक्सपेरिमेंट नीतीश कुमार ने किया और बहुत सक्सेसफुली एक तरह से किया। इवन मुस्लिम में वो गए, पसमानदा मुस्लिम, वहाँ उनके राज्यसभा सांसद भी भेजा, वहाँ पर MLC भी बनाया, तो कुल मिलाकर एक अलग सोशल इंजीनियरिंग के मार्फत एक तरफ नीतीश कुमार ने अपने वोट बैंक को साधा। दूसरी चीज जो मीनाक्षी उनके फेवर में ज्यादा रही कि क्लीन इमेज के साथ गुड गवर्नेंस का एग्जाम्पल प्रस्तुत किया। जैसे महिला वोट बैंक जो क्रिएट किया उन्होंने अपने लिए, और वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नेंस के चलते था, तो वो सारी चीजें उनके पक्ष को बहुत ज्यादा मजबूत रखी, जिसका नतीजा ये रहा कि जैसा पहले भी हम लोग कहते रहे हैं कि बार बार इस बात को कह रहे हैं कि अपनी शर्तों पर उन्होंने राजनीति की। जब बीजेपी के साथ कम विधायक होने के बावजूद वो मुख्यमंत्री थे तो भी बीजेपी के बड़े नेताओं की भी बात शासन में नहीं मानते थे। मतलब एक छोटा भी काम शासन में कुछ कराना हो बीजेपी नेताओं को तो उसके लिए दिल्ली से फोन कराना होता था और उसमें भी नीतीश कुमार नानुकुर करते थे। तो अपनी शर्तों पे एक गवर्नेंस चलाना, उसकी शानदार नजीर और कोई हो सकता है तो नीतीश कुमार वाला। एक और जो नीतीश कुमार की प्रोफेसर साहब खासियत रही कि जब तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, क्योंकि अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कभी उनके बेटे राजनीति में नहीं आए। अब आप ये निशांत कुमार की रिलक्टेंट पॉलिटिक्स कह लें या उनके पिता का ये फैसला कह लें कि निशांत कुमार को राजनीति में नहीं आना है, लेकिन आज एक चेहरा निशांत कुमार होंगे, इस पॉलिटिक्स का हिस्सा होंगे बतौर उप मुख्यमंत्री। देखिए, मुझे ये लगता है कि हम बिहार की राजनीति को थोड़ा सा और गहराई में देखें, और मुझे लगता है कि जैसा विनोद जी भी कह रहे थे कि ठीक है, एक मंडल और कमंडल एक फेज है भारत की राजनीति का और खास करके उत्तरी भारत की राजनीति का, पर अगर आप बिहार की राजनीति को देखेंगे तो प्रभुत्ववादी राजनीति के खिलाफ हमेशा से, जैसे 1933 से ही एक त्रिवेणी संघ बना, और वो त्रिवेणी संघ था क्या? तो त्रिवेणी संघ दरअसल यही कुर्मी, कोयरी और यादवों का एक संगठन था जिसने जो उच्च जाति की जो प्रभुत्ववादी राजनीति होती थी उसको चुनौती दी। उस चुनौती का प्रतिफल 1990 में आपने देखा कि जब लालू यादव की सरकार बनी, अब उसमें समाजवाद का भी लेप आप कर सकते हैं, उसमें मंडल का भी लेप कर सकते हैं, पर दरअसल वो जातिगत प्रभुत्व की चुनौती थी। उस चुनौती को बरकरार करने के लिए बाद में जब नीतीश कुमार तो खुद ही इंजीनियर थे, तो वो इंजीनियरिंग का जो सिस्टम आया, उस इंजीनियरिंग में छोटी छोटी जितने भी जिसको आप कहते हैं EBC कह रहे हैं या नॉन यादव बैकवर्ड, और मुझे लगता है कि इस राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को इस समझ में बिहार में आता है
इसलिए जैसे डाइजेस्ट करने की बात नहीं है, मैं तो नहीं कह रहा हूं कि सम्राट चौधरी को डाइजेस्ट किया जा रहा है। सम्राट चौधरी को लाया गया और सम्राट चौधरी को पिछले 8 वर्षों में अगर वो वहां के मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप देखिए कि सारे तकलीफों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी पर ना ही सिर्फ विश्वास किया, विश्वास करते करते उनको पाइवट के रूप में आगे बढ़ाते गई है। ये तस्वीर एक बार दिखा दें। नीतीश कुमार इस्तीफा राज्यपाल को सौंपकर अब हाउस से निकल चुके हैं और वाकई में ऐसा लगता है कि क्या लेगेसी वो छोड़कर गए हैं अपनी शर्तों पर। पॉलिटिक्स का जो तरीका नीतीश कुमार ने अपनाया, अब वो तरीका बिहार की पॉलिटिक्स में तो अब मुमकिन नहीं है। देवेंद्र, इसमें मीनाक्षी एक चीज देखें कि जैसे पहले उनके बेटे के बारे में बात करें, ऐसा नहीं था कि सिर्फ बेटे को अनिच्छा थी, पिता ने उनको दूर रखा था। मैं इसमें थोड़ा सा देवेंद्र और चर्चा करूंगी। कुछ रिएक्शन सारे पॉलिटिकल रिएक्शन चिराग पासवान का वो एक बार दर्शकों के सामने रखती। आज के बिहार एक नई शुरुआत की ओर बढ़ने का कार्य करेगा, तो वहीं एक युग की समाप्ति भी आज हम लोग अनुभव करेंगे। 2 दशक से ज्यादा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, उनका कार्यकाल, उनकी कार्यशैली, उनके अनुभव का लाभ जिस तरीके से बिहार वासियों को मिला और जिसने यकीनन बिहार को जंगल राज के उस दौर से, बर्बादी के उस दौर से निकाल कर यहां तक लाने का काम किया, जहां से हम लोग एक नए बिहार और विकसित बिहार की उम्मीद रख सकते हैं। ऐसे में बिहार और कोई भी बिहारी, भले वो उनका समर्थक रहा हो नहीं रहा हो, कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किए गए कार्यों को, उनके बिहारियों के प्रति समर्पण को ना कभी भूल पाएगा और हमेशा उनके दिखाए मार्गदर्शन पर यकीनन चलने का काम करेगा। ऐसे में मैं मानता हूं कि कुछ घंटों के बाद जब नए नेतृत्व के नाम की घोषणा औपचारिक तौर पर की जाएगी, तो वो नए मुख्यमंत्री भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव, उनके मार्गदर्शन के माध्यम से ही बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की ओर, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के लक्ष्य की ओर लेकर चलने का कार्य करेंगे। विपक्ष का कहना है कि तो इस्तीफा दे रहे हैं, तो जो महात्मा गांधी के जो लोग हत्यारे हैं उनकी विचारधारा वाली पार्टी को स्थापित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तो बापू का नाम लेते थे, लेकिन अब उन्होंने भाजपा को दे दिया मौका। जो नाथूराम गौडसे वगैरह हैं, उनकी विचारधारा वाली पार्टी को बिहार में इन्होंने दी। जो कर्पूरी जी को गाली देते थे जो लोग, उनको स्थापित कर रहे हैं। बिहार में अब नई सरकार का गठन हो रहा है, आप लोगों की रणनीति क्या रहेगी सरकार को? कोई भी सरकार हो, जनता का चुनाव सरकार नहीं है। कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा, जनता का चुनाव नहीं है। सम्राट चौधरी का नाम सर आगे आ रहा है मुख्यमंत्री के लिए। अरे भाई, जो भी है लालू जी के पाठशाला के तो हैं। बीजेपी को भी अब राजनीति करनी पड़ रही, तो लालू जी के विचारधारा के इर्द गिर्द ही राजनीति करनी पड़ रही है। तो ये बात तो सब लोग जानते हैं। अब आरजेडी पहली बार लालू जी ने ही मंत्री बनाया, विधायक बनाया, तो उन्हीं के पाठशाला के हैं लोग। चाहे कोई हो, सब लोग तो ज्यादातर यही इन्हीं के स्कूल के लोग हैं। खैर, जो भी बात है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है ना कि जनता का मोहर तो नहीं लगा, और जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, बिहार जो है गुजरात से चलेगा। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन अजीत जी, इतना अहंकार तेजस्वी यादव में, जैसे जेपी की कोई पॉलिटिक्स थी ही नहीं। हेडमास्टर लालू यादव ही थे सबको बनाने वाले। ये विशुद्ध फ्रस्ट्रेशन है। 3 बातें कही उन्होंने, तीनों गलत कही, तीनों बातें गलत कही उन्होंने। लालू जी की कोई पाठशाला नहीं थी। लालू यादव बीपी सिंह के समय वो चंद्रशेखर और रघुनाथ झा की कृपा से चुनाव लड़के मुख्यमंत्री, वो उस समय एमपी थे, वो कोई चुनाव भी नहीं लड़ा था। विधानसभा का चुनाव उनके चेहरे पर 90 में नहीं लड़ा गया था कि उनकी पाठशाला हो जाएगी। वो मुख्यमंत्री हुए, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री हुए, और लालू यादव खुद गए थे कैलाशपति मिश्र के यहाँ समर्थन मांगने।
और कैलाशपति मिश्र ने गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी से लालू यादव मुख्यमंत्री बने थे और बीपी सिंह दिल्ली में मुख्यमंत्री बने। लालू जी को चंद्रशेखर जी का बड़ा रोल था बनाने वही में। चंद्रशेखर शरद यादव का रोल था उसमें, जी देवीलाल जी का रोल था, सिंह को छोड़कर रघुनाथ झा को खड़ा किया गया था इसीलिए लालू यादव रामचंद्र न बन सके, उनकी कोई पाठशाला नहीं थी। और जब लालू यादव से अलग हुए, जब लालू यादव की वो कोई पाठशाला नहीं थी, पहली बात तो ये। फिर लालू यादव से 1994 में ही अलग हो गए थे शकुनी चौधरी, तो लालू यादव की कोई पाठशाला वैसे भी नहीं होती। जब समता पार्टी बनाई नीतीश कुमार ने, तो नीतीश कुमार और शकुनी चौधरी 94 में अलग हो गए। वो जो आपने बात कही ना कि फ्रस्ट्रेशन है, वो फ्रस्ट्रेशन ही जो है निकल कर बाहर आ रहा है। एक पोस्ट फिर नीतीश कुमार का आ गया है और नीतीश कुमार लिख रहे हैं, आप जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को राज्य में पहली बार जब एनडीए की सरकार बनी थी, तब राज्य में कानून का क्या राज है। ये बात तो देखिए ना, नीतीश कुमार जब आए थे तब क्या बिजली की स्थिति थी, क्या सड़क की स्थिति थी, क्या सुरक्षा की स्थिति थी, ये तीनों ही ऐसे हाशिए पर थी। और नीतीश कुमार को इसलिए वो डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स का एक चेहरा, विकास पुरुष के तौर पर देखा गया। हालांकि लेटर ईयर्स में वो थोड़ा धूमिल भी हुआ। नहीं, लेकिन वही जो आपने उसमें उसकी दो बातें और रह गई। उन्होंने कहा कि जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है। कैसे जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है? 89 जो सबसे बड़ी पार्टी है विधानसभा की, उस पार्टी का जो विधायक दल का नेता है वो मुख्यमंत्री बनेगा। और खुद सम्राट चौधरी भी विधानसभा का चुनाव लड़े और उस समय जो चेहरा दिखाया गया, जो मैंडेट मांगा गया, वो नीतीश और मोदी के नाम पर मांगा गया। नीतीश का चेहरा जरूर आगे था। और चौथी बात यह है कि बापू का नाम कौन नहीं लेता है? सम्राट चौधरी भी बापू का नाम लेंगे, नीतीश कुमार बापू का नाम लेते तो सम्राट चौधरी भी बापू का नाम लेंगे। इसमें क्या करने नहीं, वो जो बात कह रहे हैं कि कोई चुनाव हुआ, विनोद जी की कोई चुनाव हुआ, मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहा है, इसको बनाया जा रहा है। राबड़ी देवी कौन सी चुन कर आई थी जो उनको मुख्यमंत्री लालू जी ने बना दिया था? देखिए, मुख्यमंत्री तो विधायक ही चुनते हैं, परंपरा यही है। प्रधानमंत्री सांसद चुनते हैं। ये तो नया ट्रेंड पिछले 20-25 साल से शुरू हो गया कि जनता के सामने नया चेहरा पेश कर दिया जाता है। वरना तो मुख्यमंत्री विधायकों के बीच से ही ऐसे ही चुना जाता है, कोई प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है। एक बात जरूर, लालू जी की पाठशाला नहीं थी, लालू जी का चरवाहा विद्यालय था। लालू जी के चरवाहा विद्यालय से आप कह सकते हैं कि बहुत लोग निकले होंगे उसमें। सर, मैं पोस्ट पढ़ देती हूँ नीतीश कुमार का, मैंने खोल लिया है जरा। वो नीतीश कुमार ये लिख रहे हैं कि आप जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को राज्य में पहली बार एनडीए सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया है। हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो। महिलाओं और युवाओं के लिए भी बहुत काम किया। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों यानी कि 2025 से 2030 के लिए 7 निश्चय का गठन किया गया है। इससे और ज्यादा काम होगा, जिससे बिहार आगे बढ़ेगा। बिहार के विकास में केंद्र का पूरा सहयोग मिल रहा है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम नमन करते हैं। बिहार और तेजी से विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। लबोलुबाब इस पूरे पोस्ट का ये है कि उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है, लेकिन मार्गदर्शन उनका बिहार में हमेशा बने रहेगा। राजकुमार जी, देखिए, नीतीश कुमार के 2 हिस्सों में आपको राजनीति को देखना चाहिए। एक, जब 90 में पहली बार वो दिल्ली आए थे 89 में एमपी बन के, उन्होंने किस तरह से अपने आप को राष्ट्रीय राजनीति में एक भले पढ़े लिखे बिहारी युवक की छवि बनाई। उन्होंने देवीलाल के साथ कृषि राज्य मंत्री थे। उसके बाद उन्होंने जिस तरह की छवि अपनी बनाई, उसका बहुत बड़ा लाभ उनको मिला जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर के समता पार्टी बनाने में जी। और समता पार्टी, अगर आपको याद हो तो 1996 में 13 दिन की सरकार बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की। उसमें शामिल थी और एकमात्र अपोजिशन का दल या गठबंधन था जो बीजेपी के साथ खुलकर साथ था, मिलकर चुनाव लड़ा था। जहां तक सवाल आता मुख्यमंत्री का, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लालू प्रसाद यादव और उनके बाद राबड़ी देवी ने जैसा शासन चलाया, बिहार की छवि इतनी खराब हो गई थी, लोगों ने मान लिया था बिहार में कुछ हो नहीं सकता। लेकिन उसी बिहार को 2005 में नीतीश कुमार को जब मौका मिला बीजेपी के साथ गठबंधन के चलते, तो उन्होंने एक नई दिशा दी, लोगों में भरोसा जगाया कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, यह बिहार बेहतर हो सकता है। और आपने सही इशारा किया कि उसको भी 2 हिस्सों में देखिए। 2013 तक जब सब कुछ सामंजस्य के साथ चल रहा था, बिहार ने बहुत अच्छा काम किया और नीतीश कुमार को सुशासन बाबू का संबोधन भी मिला जी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने राजनीतिक दांव पेच के चलते 2 बार पाला बदला, उसके बाद उनकी छवि भी बिखरी और उनकी जो गवर्नेंस थी वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुई। अब तीसरी बात जो आप कह रहे थे, पुत्रों की बात हो रही थी, ये बात बिल्कुल सही है
कि मंडल राजनीति का जो चेहरा था, सामाजिक न्याय की राजनीति के जो बड़े चेहरे थे, उनकी बिहार की सत्ता राजनीति से विदाई आज अंतिम तौर पे हो गई। लालू जी पहले विदा हो गए, तेजस्वी आ गए, नीतीश आज चले गए, निशांत आ गए, रामविलास चले गए, चिराग आ गए। तो कुल मिलाकर के वंश परंपरा वही है, चेहरे बदल गए हैं, तो राजनीति में कंटिन्यूटी तो है, लेकिन नीतीश कुमार जो लीगेसी छोड़ गए हैं वो नई सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। नई सरकार के कामकाज को नीतीश कुमार के द्वारा खींची गई लकीर पे कसौटी पे कसा जाएगा और सामाजिक समीकरण को साधना, मैं बार बार कह रहा हूं कि शासन के साथ साथ बड़ी चुनौती होगी कि आपको 5 साल बाद 4 साल बाद जब चुनाव में जाना है तो समीकरण इंटैक्ट रखना है। मैं इसमें एक समीकरण जरा मुसलमानों का जोड़ देती हूँ। देवेंद्र ये बताएं, क्योंकि जब हम नीतीश कुमार की बात करते हैं तो मुसलमानों का भी खूब सपोर्ट नीतीश कुमार को मिला, लेकिन क्या सम्राट चौधरी वो सपोर्ट लेकर आ पाएंगे? उस पर आएंगे। उससे पहले एक चीज़, मीनाक्षी, जो कि पटना में बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है, अजीत जी के पास भी वो इन्फॉर्मेशन आई है कि निशांत का परसों से चल रहा है कि वो इच्छुक नहीं हैं, उनको कहा जा रहा है बनाने को। आज सुबह हुआ कि हाँ फिर मान गए, फिर अब से थोड़ी देर पहले हो रहा है कि नहीं वो नहीं मान रहे हैं, उनके जगह विजेंद्र यादव बनाया जाएगा। तो ये चीज़ बहुत हैरानी भरी चीज़ होगी कि अगर निशांत डिप्टी सीएम नहीं बनते हैं तो निशांत सामान्य तौर पे कैसे स्टेब्लिश हो जाएंगे जेडीयू में। जेडीयू के रणनीतिकारों को निश्चित तौर पे ये बात समझ में आएगी कि बिना उनको पावर दिए हुए वो लीडर के तौर पे स्टेब्लिश नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि निशांत कुमार का कोई बहुत संगठन का स्किल हो कि कोई ऐसा आंदोलन खड़ा कर दें, खासतौर पे तब जब आपकी गठबंधन की सरकार है। गठबंधन की सरकार में आप नेता नहीं बनते हैं, तो उस कंडीशन में क्या ये खतरा जेडीयू उठाएगी? ज्यादा संभावना इस बात की रहेगी कि ये चर्चाएं सिर्फ इस लिहाज से चल रही है कि एक जो परिवारवाद का बहुत आरोप लगते रहे ना, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से जो फॉर्मूला तय किया गया है उस फॉर्मूले में निशांत के लिए पोर्टफोलियो तक तय है, और वो पोर्टफोलियो है एक फाइनेंस मिनिस्ट्री, और फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ एक और मंत्रालय दिया जाएगा। लेकिन बाकी ये चर्चाएं जरूर वहां पे चल रही है कि नहीं वो निशांत वो फिर से कि इच्छुक नहीं है, वो नहीं बनना चाह रहे हैं। एक बड़ी खबर फिर से दे दें, पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। सम्राट चौधरी विधायक दल की बैठक में पहुंच गए हैं, विजय सिन्हा भी विधायक दल की बैठक में मौजूद है, और बड़ी इंटरेस्टिंग आज की ये डेवलपमेंट है। कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है उस पर बात लगभग तय हो गई है, कुछ औपचारिकताएं हैं। निशांत कुमार की बात अभी जैसे बता रहे हैं देवेंद्र कि वो इच्छुक नहीं है, उन्हें मनाने का दौर चल रहा है। तो दो बातें हो सकती हैं, एक तो वाकई में वो इच्छुक नहीं है इसलिए उन्हें मनाया जा रहा है, और दूसरी बात यह है कि एक जो दूसरा पहलू हो सकता है जिससे कि परिवारवादी राजनीति का कोई ठप्पा जेडीयू पर ना लगे, नीतीश कुमार की लेगेसी पर कोई आंच ना आने दी जाए, इसलिए ये एक माहौल तैयार किया जा रहा है। प्रोफेसर साहब, दोनों में से क्या बातें हो सकती हैं? देखिए, बातें तो अभी तो कयास ही लगाया जा सकता है, लेकिन ये बात जो देवेंद्र जी ने भी कही, ये एक पटना में और पटना के सूत्रों से ये बातें पता चल रही हैं कि शायद जो नीतीश कुमार के पुत्र हैं ये उन्होंने कुछ और भी शर्तें रखी हैं, जिन शर्तों में यह भी हो सकता है कि जो दूसरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर या जेडीयू दूसरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर ना भी चाह रही हो। क्या ये कहा यह जा रहा है कि शायद निशांत कुमार के साथ भी युवा विधायकों का एक समूह है, और वो युवा विधायक अपनी स्वतंत्र जो एक उसकी साख है या एक स्वतंत्र एक पक्ष जो है वो रखना चाहता है, इसलिए मुझे लगता है कि ये भी संभव है। और थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते, फिर नीतीश चंद्र हमारे साथ जुड़े हुए ही हैं। नीतीश, पहले तो ये बताएं कि निशांत कुमार मान नहीं रहे हैं या वो मान गए हैं लेकिन कुछ उनकी अपनी शर्तें हैं? मेरे ख्याल नीतीश चंद्र अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, वो अंदर की और सोर्सेस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। देवेंद्र, पर ये दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जहां तक बात हो रही है, ये कई जगहों से ये भी खबर आ रही है कि शायद एक ही हो, कई जगह ऐसा भी हो सकता है। नहीं एक नहीं, और एक तो बीजेपी से होगा, एक बीजेपी से तो एक भी नहीं। बीजेपी का मुख्यमंत्री और जेडीयू के दो उप मुख्यमंत्री, जो फॉर्मूला अभी है वो पिछली बार मुख्यमंत्री जेडीयू का था, दो डिप्टी सीएम बीजेपी। उसमें जो दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं जो विजय चौधरी के बारे में नाम चल रहा है, वो विजय चौधरी चाहते तो हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना, पर वो जेडीयू के अंदर भी ये खींचतान चल रही है। अब वो कितने दूर तक उसको सुलझाया जा चुका है, कितनी सहमति बन गई है, ये तो अभी थोड़ी देर में पता चल जाए। मुझे अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जनता दल यूनाइटेड के अंदर भी इसमें दो धड़े हैं। एक संजय झा और ललन सिंह वाला ग्रुप है जो बीजेपी के बहुत क्लोज है। दूसरा धड़ा जो है इसमें मनीष वर्मा और कुछ लोग हैं जो निशांत कुमार को आगे करके अपनी एक स्वतंत्र छवि और स्वतंत्र अस्तित्व पार्टी को बनाए रखना चाहते हैं।
वो चाहते हैं कि निशांत कुमार अकेले डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने और उनके पास 2-3 महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो हों, जिससे जनता दल यूनाइटेड की एक साख सरकार के अंदर रहे। अब ये कितना इसमें होता है, क्या नहीं होता है, और ये बात कहना कि निशांत कुमार अब नहीं बने, देखिए गुड़ खाए गुलगुला से परहेज या ऊँट की चोरी न्यूरे नहीं होती है। अब वो आ गए हैं राजनीति में, अब परिवारवाद के ठप्पा भी ना लगे और काम भी बन जाए, ये नहीं होता है। परिवारवाद का ठप्पा तो लग गया, इसलिए अब निशांत कुमार को आगे आके अपने पिता की विरासत संभालनी चाहिए और मुझे लगता है वो संभालेंगे। देखिए 3:36 का वक्त हो रहा है और हम तमाम राजनीतिक पहलू पर बात कर रहे हैं। 4 बजे का इंतजार हम कर रहे हैं जब ऐलान हो जाएगा और एक नाम निकलकर सामने आ जाएगा। उससे पहले बात मुझे लगता है थोड़ी नीतीश कुमार की और होनी चाहिए। नीतीश कुमार ऐसी पॉलिटिक्स कैसे कर पाए जब लालू प्रसाद यादव जी केवल यादव और मुस्लिम ही पॉलिटिक्स कर रहे थे। नीतीश कुमार ये एक नई किस्म की इंजीनियरिंग कैसे कर पाए? देखिए नीतीश कुमार ने, अब एक तो जिस समय वो अलग हुए उस समय लालू यादव ने यादव और मुस्लिम की राजनीति नहीं शुरू की थी। उस समय तो लालू यादव गरीबों के मसीहा थे, पिछड़ी जाति भी छोड़ दीजिए। लालू यादव गरीबों के मसीहा थे 1990 के बाद से, और 94 में अलग हो गए थे नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस, ये लोग अलग होकर के इन लोगों ने समता पार्टी बनाई थी, सपनी चौधरी भी थे। 95 का चुनाव एकमात्र चुनाव था जब लालू यादव को पूर्ण बहुमत मिला। 3 बार सरकार बनाई उन्होंने, पूर्ण बहुमत से 1 ही बार बनाई। उस समय गरीबों के मसीहा थे वो। इसके बावजूद नीतीश कुमार ने एक जोखिम लिया और उसके कई बैकग्राउंड में उसकी कई कहानियां हैं जिनसे उनको लगा कि इस समय अगर हम पहल करते हैं तो जो गैर यादव पिछड़ी जातियां हैं, जिसमें कोयरी, कुर्मी और धानुक सबसे इंपॉर्टेंट है, एक वर्ग है और 10% वोट है इनका, इसको लेकर के, इसके साथ जो अगड़ी जातियों की नाराजगी है उसको लेकर के और दलित अन्य पिछड़ी जातियां जोड़ करके हम एक समीकरण, सामाजिक समीकरण बना सकते हैं। ये एक कन्विक्शन की बात थी जो 94 में उन लोगों ने सोचा। अलग हुए 95 में समता पार्टी को 324 में से सिर्फ 6 सीटें मिली थी और ऐसी खराब परफॉर्मेंस थी उन लोगों की। इसके बावजूद नीतीश कुमार लगे रहे, लगातार उसका प्रयास वो करते रहे। जॉर्ज फर्नांडिस भी उनके साथ थे, सपनी चौधरी भी थे, प्रोफेसर अरुण कुमार थे, बहुत सारे लोग थे जो जुड़े, शिवानंद तिवारी भी आए, कई लोग जुड़े उनके साथ। उसके बाद उनकी जो सबसे बड़ी जो 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 उनकी उपलब्धि हम लोग कहते हैं हमेशा, नीतीश कुमार की आर्थिक उपलब्धियां, हर बैकग्राउंड, हर पैमाने पर बिहार सबसे पीछे है। विकास के हर पैमाने पर बिहार सबसे पीछे है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हर पैमाने पर बिहार सबसे पीछे है। नीतीश कुमार की वो उपलब्धि नहीं है। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी सामाजिक उपलब्धियां रही हैं जो उन्होंने एक सोशल इंजीनियरिंग करके और जो सामाजिक उत्थान किया, महिलाओं का, अत्यंत पिछड़ी जातियों का, महादलित का, और जिस समय वो मुख्यमंत्री बने थे वो नरसंहारों का दौर था, वो खत्म होने वाला था लेकिन नरसंहार होते थे। जातीय तनाव हर जिले में, हर गांव में जातीय तनाव था। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने उस जातीय संघर्ष को, जातीय तनाव को खत्म किया, सामाजिक सद्भाव बनाया, बीजेपी के साथ रहते हुए कभी भी सांप्रदायिक सद्भाव नहीं बिगड़ने दिया बिहार का। ये उनकी सामाजिक और जो ये उपलब्धियां है ना सांप्रदायिक, ये उनकी बड़ी उपलब्धि है। एक बात में दरअसल नीतीश कुमार जो है कर्पूरी ठाकुर के शिष्य थे। उन्होंने सारी सामाजिक जो सोशल इंजीनियरिंग की थी कर्पूरी ठाकुर से ली। जो कर्पूरी ठाकुर ने जब आरक्षण दिया था 79 की सरकार में मुंगेरी लाल फार्मूले के तहत, वो अति पिछड़ी जातियों को, वही एनेक्सर 2 वाली जातियां थी, और उसी को जो लालू यादव के समय उपेक्षित हो गई थी और यादव वर्चस्व हो गया था पूरे पिछड़े मंडलाइजेशन के बाद, उसको नीतीश कुमार ने पकड़ा। और एक और दिलचस्प बात मैं बताता हूं, 1995 में जब विफल हुए नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं थे। वो 96 में लोकसभा का चुनाव जीते, दिल्ली में रहना चाहते थे। जॉर्ज फर्नांडिस ने उनको कहा कि नहीं, तुमको बिहार में ही रहना है, और उन्होंने पूरा जो है समीकरण समझाया और उसके बाद नीतीश कुमार बिहार में एक्टिव हुए। मैं एक बात इसमें जोड़ देता हूं जो अजीत जी भी ने कहा और इन्होंने भी कहा। देखिए नीतीश कुमार को क्यों याद किया जाना चाहिए और क्यों याद किया जाएगा। आप देखेंगे कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में जो पर्सनालिटी का एग्रेसिवनेस जो राजनीति का एक डोमिनेंट फीचर हो गया था, जैसे लालू यादव अपनी बातें रखते थे, जिस एग्रेसिवनेस से वो बातें रखते थे, उससे एक पोलराइजेशन होता था, उसका एक दूसरा प्रतिफल भी होता था। नीतीश कुमार ने गवर्नेंस के साथ पॉलिटिक्स में सॉफ्टनेस और पॉलिटिक्स में कम कह के ज्यादा किया जा सकता है, इसका एक प्रतिमान उन्होंने बिहार में क्या कोई ऐसी घटनाएं हैं जो बात ये कह रहे हैं देवेंद्र, ऐसी कोई घटनाएं हैं जिससे नीतीश कुमार की वो छवि और ज्यादा बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को समझ में आए, और कैसे बीजेपी के नेता भी उनके सामने बोल नहीं पाते थे? इसमें सबसे बड़ी चीज जैसे महिलाओं को लेकर, जैसे बच्चियों को साइकिल देना, पोशाक योजना, इस तरह की चीजों को जब उन्होंने देना शुरू किया जिसमें बहुत ज्यादा रेवेन्यू की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो एक अप्रोच
अप्रोच दिख रहा था, सॉफ्ट अप्रोच, कि गवर्नमेंट में कंसर्न है लोगों को लेकर। और नीतीश कुमार के सामने एक सबसे बड़ी समस्या थी कि बिहार के पास रेवेन्यू रिसोर्सेज नहीं थे। झारखंड के अलग हो जाने के बाद उनके पास संसाधन बहुत सीमित थे। उन सीमित संसाधनों का कैसे बेहतर उपयोग किया जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको खर्च करना है, बाकी जो सोशल स्कीम्स हैं उनको भी चलाना है, तो वो उसको उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से किया। और दूसरी चीज अगर आप देखें तो चाहे आरजेडी जब विपक्ष में नीतीश कुमार के साथ थी या बीजेपी जब नीतीश कुमार के साथ विपक्ष में थी, कभी इन दोनों ही दलों ने ये आरोप नहीं लगाया कि नीतीश कुमार करप्ट है, अवसरवादी हैं। वो लोग कहते, आरजेडी वाले ये कहते हैं कि हाँ भाई गोलवलकर और संघवाल के साथ चले गए, हाँ ये सारी चीजें कह लें, लेकिन ये कभी किसी ने नहीं कहा कि नीतीश कुमार करप्ट हैं। तो ये अपने आप में आज के दौर में एक बहुत बड़ी चीज थी कि 2 दशक तक आप शासन में रहें और आपका विरोधी भी आपको करप्ट ना कहे, तो ये बहुत बड़ा सर्टिफिकेट हो सकता है। नीतीश कुमार ने एक बड़ा प्रयोग किया था 2014 में, जब लोकसभा चुनाव हार गए, बुरी तरह से हारे, अलग लड़े थे, ना आरजेडी के साथ थे ना बीजेपी के साथ थे। उसके बाद उन्होंने तुरंत मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। कोई भी मुख्यमंत्री ये साहस नहीं कर पाया। देखिए कि आप अपने जो है, हालांकि वो बाद में जीतन राम मांझी अपने आप उन्होंने खुद मुख्तारी डिक्लेयर कर दी और वो खुद जो है, लेकिन नीतीश कुमार ने बड़ा साहसी प्रयोग किया था। और एक पक्ष जो है, जो पसमानदा मुसलमानों का जो काम किया था, वो नीतीश कुमार की बड़ी यूएसपी थी। बीजेपी के साथ रहते हुए उन्होंने जो अति पिछड़े मुसलमान थे उनको विशेष जो आरक्षण दिया और उनको अलग से जो आरक्षण मंडल के तहत शामिल किया, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा ताकत बनी मुसलमानों के बीच में। नहीं, विधान स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स देखिए, विधानसभा के अंदर या बाहर जितने भी आक्रमण नीतीश कुमार पे हुए, नीतीश कुमार ने उसको उस आक्रामकता से उसका प्रत्युत्तर नहीं दिया। एक तस्वीर आ गई है, ये बैठक की तस्वीर आप देखें, नित्यानंद राय दिखाई दे रहे हैं, रविशंकर प्रसाद दिखाई दे रहे हैं। आप ज्यादा बेहतर देवेंद्र हर एक चेहरे को पहचानते हैं। एक चीज होगी मीनाक्षी की, जो प्रस्ताव रखा जाएगा सम्राट चौधरी के लिए, वो आप देखेंगे कि विजय सिन्हा, मंगल पांडे, इस तरह के जो फॉरवर्ड कम्युनिटी के जो लीडर हैं उनके सहारे ये रखवाया जाएगा। मतलब बिहार में बीजेपी का एक एग्रेसिव वोट बैंक माना जाता है फॉरवर्ड कम्युनिटी, और यहाँ पर ओबीसी फेस को सीएम के पद के तौर पे चुन रहे हैं। तो कोशिश ये होगी कि प्रस्तावना, हालांकि 6 से 7 नाम दिए गए हैं कि 7 नाम में से कोई भी प्रस्ताव हो सकता है, लेकिन उसमें ज्यादा कोशिश ये रहेगी कि चाहे विजय सिन्हा हो या मंगल पांडे हो, इस तरह किसी नेता से प्रस्ताव रखा जाए। जो कोर वोटर है उनको ये संदेश दिया जाएगा। बगल में उनके साथ आप प्रेम कुमार देख रही हैं जी, तो ये सारे विधायकों का वहां पे जमावड़ा है। निश्चित तौर पर बीजेपी के लिहाज से अगर बात करें तो खुशी की बात ये कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बना, लेकिन कई सारे नेताओं के दिल पे आज बहुत ज्यादा ये हो रहा होगा कि 2018 के आसपास सम्राट चौधरी बीजेपी में आए, और आज स्थिति ये है कि सम्राट चौधरी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर तो मंगल पांडे भी रहे थे। इसमें एक और चीज मीनाक्षी मैं आपको बताऊं कि जैसे अगर नेताओं की आप वोटिंग करा लेंगे ना, तो उन वोटिंग में उनको अपना छोड़ के किसी और का एक नाम लेना हो तो सम्राट चौधरी को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे। अच्छा। और अगर सभी विधायकों का, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, सभी विधायकों का वोटिंग करा लें तो उसमें भी सम्राट चौधरी नंबर 1 पे रहेंगे। वजह यह है कि एक तो ये तीनों दलों में रहे हुए हैं, और एक तरह से दिलदार नेता माने जाते हैं कि लोगों को अपना बनाना, ये गवर्नेंस के लिहाज से हो सकता है खराब चीज भी साबित हो कि जब आप गवर्नेंस में होते हैं तो सबको खुश करने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा गवर्नेंस नहीं चला सकता। हाँ, तो लेकिन अधिकांश बड़े नेता, जिन चेहरों को आप देख भी रहे हैं इस मीटिंग में जो मौजूद रहेंगे, अधिकांश बड़े नेताओं से पूछा जाता था कि कौन, तो सम्राट चौधरी होने चाहिए। विजय सिन्हा भी आ गए हैं। विजय सिन्हा जो अब तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं, अब वो ये जानते हैं कि अब ये भी उन्हें हस्तांतरित करना होगा। नित्यानंद राय दिखाई दे रहे। राजकुमार जी, नित्यानंद राय का नाम भी खूब चला कि एक ये भी हो सकते हैं सम्राट चौधरी की जगह। हाँ बिल्कुल चला, और उनको केंद्रीय आलाकमान में भी थोड़ा बहुत आशीर्वाद हासिल है। लेकिन मैंने जैसा कहा कि सामाजिक समीकरण आप बिगड़ने का जोखिम बिहार में नहीं उठा सकते। जो सामाजिक समीकरण नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस की क्रेडिबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए या उसका मदद लेते हुए 2 दशकों में तैयार किया जी। विनोद जी बता रहे थे ना कि किस तरह से आपने 1995 के चुनाव में क्या दुर्गति हुई थी, उसके बाद भी आपने जोखिम लिया, पूरा कैलकुलेटिव रिस्क लिया। उसके बाद आपने एक सामाजिक समीकरण लालू यादव के वोट बैंक में से धीरे धीरे अलग किया। वो सारा लालू यादव का वोट बैंक था, या कहें सामाजिक न्याय का वोट बैंक था। लेकिन उसमें उस वोट को अलग करने में राजकुमार जी लालू यादव का अपना बड़ा योगदान, बिल्कुल बड़ा योगदान। जब वो मुख्यमंत्री बने और जिस तरह से साधु यादव, सुभाष यादव, मैं ये पूछ रही हूँ कि लालू यादव की कार्ड तो नीतीश कुमार ने ढूंढ ली, लेकिन नीतीश कुमार की कार्ड कभी आरजेडी नहीं ढूंढ पाई। तो आरजेडी तो आज के दिन बहुत खुश होगी, बल्कि मुझे तो ये लग रहा था कि तेजस्वी यादव बड़े अच्छे शब्दों के साथ उन्हें विदा करेंगे, क्योंकि अब उनके लिए भी ये मैदान ज्यादा यूं कहें कि कंपटीशन कम होगा।
चुनौतियां कम होगी नीतीश कुमार के चले जाने की वजह से? देखिए उसमें नीतीश कुमार के साथ जो है, नीतीश कुमार ने जो समीकरण बनाया था, ये उसी समीकरण की कंटिन्यूटी है। देखिए, ये हमेशा से एक राजनीति, जो अभी नित्यानंद राय की बात हुई ना, एक प्रयोग किया था नित्यानंद राय का भारतीय जनता पार्टी ने 2015 में, जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे नित्यानंद राय और भूपेंद्र यादव प्रभारी थे और रामकृपाल यादव केंद्र में मंत्री बनाए गए थे। ये तमाम प्रयोग हुए, लेकिन वो चला नहीं, वो वोट नहीं आ सकता है बीजेपी के साथ। तो उसके विरोधी, उसका जो विरोधी वोट है उसको साथ में लेना था। शिवराज सिंह चौहान, विनोद तावड़े, बीएल संतोष, ये सब नेता, ये सरागी देश अध्यक्ष। सर बस एक बार ये तस्वीरें थोड़ी बता दें जी देवेंद्र। ये बीएल संतोष थे, अभी विनोद तावड़े जो कि प्रभारी हैं, साथ में दिख रहे हैं संजय सरागी जो कि प्रदेश के अध्यक्ष हैं, दीपक प्रकाश है जो संजय प्रकाश, दीपक प्रकाश जो कि सह प्रभारी हैं, शिवराज सिंह चौहान जो कि पर्यवेक्षक बन के गए हैं। और इसमें दिलचस्पी देखिए मीनाक्षी, कहने को विधायक दल की बैठक हो रही है, लेकिन उसमें केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं। मकसद साफ है, ये दिखाया जाए कि एकदम यूनानिमस फैसला है सम्राट चौधरी का। सांसद की हैसियत से मौजूद हैं, बिल्कुल, जो केंद्रीय मंत्री हैं। देखिए इसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी, मौजूद है जो सरकार के सामने तो 12 है। लेकिन नीतीश कुमार की छवि बेदाग छवि थी, सम्राट चौधरी की छवि बेदाग नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। कोई तुलना ही नहीं, लेकिन कोई चुनौती जो होगी, कोई ऐसा दाग नहीं, कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। राम किशोर के सारे आरोप आप देख लो, क्या बात कर रहे हैं? एक भी आरोप नहीं है, भ्रष्टाचार का एक भी आरोप अच्छा, नीतीश कुमार पर चर्चा आरोप नहीं। अच्छा सर, इन तस्वीरों पर थोड़ी और जानकारी लेके दें मुझे। नीतीश चंद्र हमारे सहयोगी पटना से लाइव जुड़े हुए। नीतीश, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ कि राष्ट्रगान चल रहा होगा अंदर, तस्वीर जो हम देख रहे हैं संपत्ति का आरोप है अशोक चौधरी के ऊपर, दोनों पर। सर नीतीश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मीटिंग के अंदर की तस्वीर आ चुकी है। तमाम जो बड़े नेता हैं वो मंच पर भी दिखाई दे रहे हैं, नीचे विधायक दिखाई दे रहे हैं, अग्रिम पंक्ति में सम्राट चौधरी दिखाई दे रहे हैं, विजय सिन्हा दिखाई दे रहे हैं। मीटिंग शुरू हो चुकी है औपचारिक तौर पर। कितनी देर में यह ऐलान होने जा रहा है? जी हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही मीटिंग शुरू हुई है, क्योंकि विजय सिन्हा पहुंचे, उसके थोड़ी देर बाद सम्राट चौधरी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो इन लोगों का इंतजार किया जा रहा था। मीटिंग बस थोड़ी देर पहले शुरू हुई है और जो अंदर की तस्वीरें आप देख रही हैं, अब बस थोड़ी देर में ही इस बात का ऐलान अंदर किया जाएगा कि विधायक दल का नेता कौन होगा। और जाहिर है सबको इंतजार इसी बात का है। लगातार अभी भी नेताओं के पहुँचने का सिलसिला जारी है। आप तस्वीरें देखिए, अभी राजीव प्रताप रूडी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो अब बिल्कुल आखिरी समय, जब मीटिंग शुरू हो चुका है और आखिरी समय में कुछ जो तमाम नेता है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। इंतजार था सबसे ज़्यादा सम्राट चौधरी का, जाहिर है उनके आए बिना मीटिंग हो नहीं सकती थी। विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी दोनों जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो मीटिंग शुरू हुई है। और अब इंतजार इस बात का कि अंदर से क्या खबर आती है। विधायक दल का नेता चुना जाना है। विधायकों को जो पत्र जारी हुआ उसमें इस बात का जिक्र है कि विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तो जाहिर है अंदर से जैसे ही ये खबर आएगी, उसके साथ ही साथ ये खबर भी मिल जाएगी कि बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। और उसके बाद जाहिर है यहाँ से सारे जो तमाम विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, वो विधानसभा जाएंगे। वहां पर बिल्कुल ठीक। नीतीश, पिछले कुछ सालों में मैंने जितने प्रदेश के चुनाव देखे हैं और जितने बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री चुने हैं और वो पूरी प्रक्रिया देखी है। देवेंद्र, मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। भूपेंद्र पटेल जब चुने गए थे तो कहीं पिछली पंक्ति में वो बैठे हुए थे। भजन लाल शर्मा जब चुने गए थे तब ढूंढा जाता, अच्छा भजन लाल शर्मा जी वो कहाँ बैठे हुए हैं। रेखा शर्मा के नाम का जब रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान जब हुआ तब ये कहा, अरे ये क्या किया बीजेपी ने, कुछ एक नया प्रयोग कर दिया। बट यहाँ सम्राट चौधरी एकदम सामने पंक्ति में दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और एक तरह से नाम के हिसाब से भी देखें तो एक तरह से ऑब्वियस चॉइस नजर आ रहा था। ये ऐसा नहीं कोई सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर सम्राट चौधरी का नाम आया और उसकी गुंजाइश भी नहीं थी। बीजेपी चाहकर भी उस काम को नहीं कर सकती थी। हालांकि बहुत सारी जो चर्चाएं चलती हैं, जब भी किसी लीडर को चुना जाना हो तो बिहार में भी बहुत चर्चाएं चली कि दलित कम्युनिटी का हो सकते हैं, अति पिछड़ा हो सकते हैं, संजीव चौरसिया हो सकते हैं, जनक जी हो सकते हैं, जो कि अभी मंच का संचालन कर रहे होंगे। तो इस तरह के बहुत सारे नाम की चर्चा चली। लेकिन अगर टॉप लेवल की अगर बात करें, जो शीर्ष स्तर पे जिन नामों को लेकर चर्चा हुई, उसमें प्रमुख नाम सम्राट चौधरी था। दूसरा नाम डॉक्टर संजय जायसवाल का था। और जो लोग सम्राट चौधरी को सीएम के तौर पे बीजेपी के लोग नहीं देखना चाहते थे, वो डॉक्टर संजय जायसवाल को ये कह के पुश कर रहे थे कि पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, इनके सारे अभी लोकसभा में पार्टी के चीफ व्हिप हैं, 4 बार के सांसद हैं, पिताजी भी उनके विधायक और सांसद रहे हुए हैं। तो उस कंडीशन में एक लीगेसी अच्छी है। और पार्टी के, हालांकि जिन्होंने संजय जायसवाल के खिलाफ बोला, ये कहा कि कुछ दिनों के लिए वो भी आरजेडी चले गए थे। तो उस तरह की चीजें चलती रही। लेकिन इसमें मोर और लेस
टॉप लेवल पे एकदम क्लैरिटी नजर आ रही थी कि सम्राट चौधरी के रास्ते में कोई ऐसा रोड़ा है नहीं। और समझिए भी मीनाक्षी कि जब सम्राट चौधरी को दूसरे दल से आने के बावजूद बिहार बीजेपी संगठन की कमान सौंप दी गई थी, तब जबकि बिहार बीजेपी के पास अपने संगठन के कई नेता मौजूद थे, अच्छे नेता मौजूद थे, तब भी सम्राट चौधरी को प्रदेश की कमान सौंपी गई। तब ये समझ में आ गया था कि ये जो ठप्पा है बाहरी दल से आने वाले का, वो तो आज ही खत्म हो गया। ये एक जानकारी और आपसे नीतीश चंद्र, चूंकि आप पटना में हैं और सब कुछ तो आप जान ही रहे हैं, कई नेताओं से आप ऑफ रिकॉर्ड भी बात कर रहे हैं। मेरी दिलचस्पी इस बात में भी है कि वो कौन से चेहरे हैं जो आज थोड़े दुखी भी होंगे कि काश कि उनका नाम होता। ये नाम लेना तो बहुत खतरनाक है। अच्छी बात भी नहीं है। फिर भी कोशिश मैं कर रही हूँ। नीतीश जी, नीतीश चंद्र बोले। देखिए, कई नामों की चर्चा हो रही थी और कई नामों की चर्चा जाहिर है हो रही थी। कई ऐसे नेता थे जो उस नाम को देखकर खुश भी हो रहे थे, कई तो ऐसे थे जो खुद मीडिया से संपर्क करके कह रहे थे कि अरे हमारा नाम भी चलना चाहिए। तो जाहिर है उससे पार्टी में ये दिखता है कम से कम कि आपका कद कुछ है, कि कम से कम आपकी इतनी अहमियत है कि आप मुख्यमंत्री के रेस में दिख रहे हैं। नीतीश, देवेंद्र कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कल से ही सुनिए ना नीतीश, देखिए आप काश स्टूडियो में होते तो मजा और आता बातचीत का, लेकिन देवेंद्र यहाँ कह रहे हैं उस व्यक्ति का नाम तो जरूर बताएं जो मीडिया में फोन करके कह रहे थे कि जरा हमारा भी नाम चलवा दें। ट्रिकी पत्रकार ये कैसे कह सकते हैं? हम सभी पत्रकार हैं, वो कैसे अपने सोर्स को खत्म कर देंगे? नीतीश कि सम्राट चौधरी के चयन के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो सिर्फ और सिर्फ जातीय समीकरण है, वो जाति फैक्टरी है, जिसके कारण तमाम दूसरी चीजें जो है उसको नजरअंदाज करके, ये सही है कि सम्राट दूसरे दल से आए हैं, बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, कुछ आरोप भी उन पर लगे, बावजूद जो जातीय समीकरण है वो ये कहता है कि बीजेपी को अभी कुशवाहा को आगे सामने रखना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार की पारी खत्म हो रही है और नीतीश कुमार के वोट बैंक को बीजेपी अपने साथ जोड़ना ही नहीं चाहती है बल्कि अपना बनाना चाहती है। तो आने वाले समय में जैसे जैसे वक्त बीतेगा ये लवकुश वोट बैंक बोनस वोट बैंक होगा बीजेपी का, जो पहले से कोर वोट बैंक था वो तो रहेगा ही, ये बोनस वोट बैंक होगा 10% का। तो इसलिए कुशवाहा पर दाव लगाया गया है और यदि नहीं बनाया जाता तो नुकसान इस बात का भी कि ये नैरेटिव जो विपक्ष बना रहा है वो समझाना उनके लिए आसान होता कि देखो नीतीश कुमार के साथ धोखा किया गया, 25 से 30 की बात कही गई लेकिन उनको सिर्फ 5 महीने में हटा दिया गया, लवकुश को लगता कि मेरे हाथ से सत्ता चली गई। ये सारी समस्याओं का समाधान एक प्रश्न और नीतीश, ये प्रश्न इसलिए क्योंकि जो जितने विरोधी हैं बीजेपी के या जेडीयू के, जिसमें आरजेडी का नाम मैं सबसे ऊपर ले रही हूं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए अब बिहार की पॉलिटिक्स भी सेंटर से चलेगी, लेकिन क्या बिहार राजस्थान, गुजरात या छत्तीसगढ़, क्या इस तरीके का राज्य हो सकता है कि जहां से पूरी तरह से सेंट्रल कमांड पॉलिटिक्स बिहार में चले? क्या ये संभव है? देखिए, अभी हाल में जिन जेडीयू के नेताओं से मेरी बात हुई है उनकी बातचीत से एक बात तो बिल्कुल साफ दिखा है कि अभी तुरंत बीजेपी का वो चेहरा, बीजेपी का वो स्टाइल आपको बिहार में नजर नहीं आएगा। बिल्कुल नीतीश मॉडल पर ही सरकार चलती दिखेगी। यदि कुछ ऐसा होगा भी तो तुरंत नहीं होगा, ये बाद में होगा। और कैमरे पर विजय चौधरी कह रहे हैं कि चूंकि 25 से 30 का मैंडेट नीतीश कुमार के नाम पर है, ऐसे में स्वाभाविक है ये अपेक्षा हम लोगों को करना कि नीतीश मॉडल को ही अपनाया जाएगा। इसलिए बहुत संभावना इस बात की है कि जो नया मुख्यमंत्री होगा उसमें आपको यूपी में जिस तरह से कामकाज आपको दिखता है वैसा कुछ नहीं दिखेगा, जो बीजेपी शासित राज्यों में दिखता है वैसा कुछ नहीं दिखेगा, बिल्कुल नीतीश मॉडल की तरफ दिखेगा। और इसके पीछे भी एक रणनीति कि जो किसी को इस बात का एहसास न हो कि बहुत कुछ बदल गया है, बिल्कुल चुपके से साइलेंटली सामान्य तरीके से सब कुछ हो, उतना और ही इसी कारण सामान्य तरीके से भी हो रहा है, कोई जुलूस नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई भव्य समारोह नहीं। वैसे ही अब बिहार की राजनीति भी उसी स्मूथ ट्रांजिशन के फेज में भी दिखाई देगी, नीतीश मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स। इसी पर थोड़ी सी एक प्रतिक्रिया राजकुमार जी, नीतीश स्टाइल ऑफ नीतीश मोड ऑफ पॉलिटिक्स, नॉट अ सेंटर ड्रिवन पॉलिटिक्स। मुझे लगता है बिहार में उतना नहीं दिखेगा, नीतीश का असर रहेगा, नीतीश का जो एजेंडा है, जिन लाइंस पे वो गवर्नेंस कर रहे थे वो रहेंगी। और नीतीश के मामले में एक टीस आज अपोजिशन को जरूर रही होगी, पुरानी टीस है, बहुत टीस है सर उनके पास, इसलिए रही होगी कि अगर अपोजिशन ने अपने कार्ड्स बहुत अच्छे से खेले होते, नीतीश कुमार पाला बदल के नहीं गए होते,
तो आज बिहार की तस्वीर ही अलग होती और तेजस्वी शायद यादव दिल्ली की तस्वीर भी अलग होती। तेजस्वी यादव को कुछ सबक सीखना चाहिए और आत्मविश्लेषण करना चाहिए राजनीति दूर की कैसे होती है। ये शायद नीतीश कुमार प्रधानमंत्री होते। वो बहुत आगे तक चले गए, लेकिन ये सेंटर ड्रिवन पॉलिटिक्स और जो नीतीश मोड ऑफ पॉलिटिक्स नहीं, अब तो बिहार कैसा दिखाई देगा? निश्चित तौर पे सेंट्रल ड्रिवन पॉलिटिक्स ही चलेगी। सेंट्रल ड्रिवन पॉलिटिक्स, उसमें कोई भ्रम मत रखिए। और सम्राट चौधरी को बनाने के पीछे वजह ये रहेगी कि अब गृह मंत्री हमेशा तय करेंगे कि बिहार के डेवलपमेंट का जो मॉडल है, जो वो किस मॉडल पे चलना एक है। एक करके। देखिए, बीजेपी की सरकार है तो निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व का पूरा हस्तक्षेप रहेगा। अब वो जनता दल यूनाइटेड सरकार नहीं है, और जो स्थिति छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या महाराष्ट्र में, सब राज्यों में है, जिस तरह केंद्रीय नेतृत्व का एक दखल रहता है, वहां भी रहेगा। अब महाराष्ट्र की, हाँ, उत्तर प्रदेश की बात आप कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश थोड़ा सा जो है, योगी आदित्यनाथ थोड़ा अलग तरह का स्टैंड लेते हैं, लेकिन वहां भी केंद्रीय सरकार का और प्रधानमंत्री जी का दखल रहता है। तो कोई बिहार कोई अलग हो जाएगा, मैं नहीं मानता। कुशवाहा ने, सर आपको बीच में रोक रही हूं, बधाई यहां पर दी है। सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। तो अब ऑफिशियल कंफर्मेशन, यानी कि जो सरप्राइज फैक्टर हमेशा बीजेपी बचा के रखती है कि जिनके नाम चल रहे हैं, जिनकी पर्चियां निकल रही हैं, वो नाम कभी भी नहीं होते। अचानक से एक नई पर्ची आ जाती है। तो अब जब बधाइयां आ गई हैं तो इसका मतलब ये तो कंफर्मेशन हो गई है। देवेंद्र, फाइनली लॉक कर दें, कुछ लास्ट सोर्स, कुछ रिसोर्स, कुछ चेंज। मैं ये तक बताऊं आपको, शुक्रवार के रात को जो बैठक दिल्ली में हुई थी, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, संगठन महामंत्री, उस बैठक में यह तय कर लिया गया था। और उसके बाद सम्राट चौधरी को कम्युनिकेट भी कर दिया गया था और ये बता दिया गया था कि अब आप सिर्फ गवर्नेंस को लेके आगे क्या कुछ होना है, इस बात को लेके नीतीश कुमार पे फोकस रखें। तो वो चीजें तय हो गई थी। और उसी समय, उसी रात, जो बाकी लोग थे जो कि सम्राट चौधरी का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे, उनको ये समझ में आ गया था कि अब और कोई चारा नहीं है, सम्राट चौधरी के बारे में फैसला कर लिया गया है। और टॉप लीडरशिप में इस नाम को लेके किसी भी लेवल पर रीथिंक समझ में नहीं आया। तो ये बता दीजिए अब कि भाई सम्राट ही बीजेपी के सम्राट जो हैं, बिहार के भी सम्राट बनेंगे। इसमें उन क्या क्या फैक्टर्स थे ऐसे कि जो उनके फेवर में चलते चले गए, जबकि ये तब कि जिसे कहते हैं ना कि बीजेपी के नेता जो हैं वो शुरू से नहीं रहे हैं, वो आरजेडी की जनता दल और फिर उस तरह से यहाँ पर आए हैं, तो वो बीजेपी के नेता नहीं है। 20 साल से नीतीश के साथ बीजेपी वहां थी, वहां से कोई नेचुरल नाम नहीं आया। बिल्कुल, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह उनका उस कास्ट से होना, जिसके आधार पे पिक किया गया। और पिक करने के बाद उन्होंने जिस तरीके से परफॉर्म किया नेताओं के साथ, या बीजेपी की रीति नीति जिसको कहते हैं, उसको साधने में, उसको समझने में, जैसे फ्रंट रो में या सेकंड रो में आप जितने नेताओं को देखें, उनमें से अधिकांश नेताओं से अगर आप पूछेंगे तो वो सम्राट चौधरी के बारे में अच्छा बोलेंगे। उसके पीछे वजह ये नहीं है कि सम्राट चौधरी को इतने गुणों की खान होंगे, वजह ये थी कि उनको ये पता है कि साधना कैसे है। जैसे बहुत सारे नेताओं को मैं ये जानता हूँ जो नेता ये मानते हैं कि सम्राट चौधरी तो मेरे एकदम खासम खास, और मैं ये भी जानता हूं कि सम्राट चौधरी ने किसी और को बोला था कि ये नेता कुछ कहे तो ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो राजनीति में सबको खुश रखने की जो एक कला है, वो सम्राट चौधरी को बाकियों की तुलना में जो कम्पिटिटर थे उनको ज्यादा आती है। देवेंद्र, एक और कला भी आती है उनको। जब नितिन नवीन को अध्यक्ष चुना गया तो उनके लिए जब स्वागत समारोह था, तो बिना किसी हिचक के, बिना किसी ईगो के, वो वहां पर उनके लिए व्यवस्था कराते हुए, कुर्सियां लगाते हुए, मैनेजमेंट करते हुए बतौर डिप्टी सीएम वहां नजर आ रहे थे। तो ये जो डिसिप्लिन कार्यकर्ता, उसका भी बेनिफिट यहाँ मिला। बिल्कुल, और यहाँ पे बिना समझे कि जब ये डिप्टी सीएम थे और शुरू में तो नितिन नवीन उनके अंडर थे, तो उस कंडीशन में बहुत सारे अवसर ऐसे आते थे जब नितिन नवीन को ये फर्स्ट नेम से बुलाते थे, तो उनको ये समझ में आ गया उसी समय कि अगर ये व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष अब हो गया, तो हमको अपने उस, जैसा कि मैंने शुरू में आपको कहा था कि रीति नीति में परिवर्तन करना होगा, बीजेपी की रीति नीति को समझना होगा। उस काम को सम्राट चौधरी ने बखूबी किया। यानी कि जी जिस तरह से कहते हैं ना कि कुछ नेता ऐसे होते हैं जो पार्टी बदलने के बाद पार्टी को ऐसे अडॉप्ट करते हैं कि लगता ही नहीं कि गोद लिया हुआ बच्चा है, घर का ही हो जाता है। तो कुछ उसी अंदाज में उन्होंने भी बीजेपी को, और बीजेपी ने उन्हें अडॉप्ट कर लिया। उसी अंदाज में उन्होंने अडॉप्ट किया बीजेपी को, बीजेपी की पॉलिसीज को, उसके एजेंडे को, और उनके साथ जो अभी आपने कहा ना क्या उनके पक्ष में जो बातें गई, उसके पक्ष में एक बात तो ये गई कि बीजेपी को उन्होंने उस रूप में आते ही अडॉप्ट कर लिया, और उसमें कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि वो भी बीजेपी के साथ 1994 से समता पार्टी के साथ बीजेपी के साथ ही राजनीति करते आए थे, तो वो जानते थे बीजेपी की रीति नीति को और उसको। और हम, और आपको एक बात बताएं, हम बिहार के सारे नेताओं को बहुत पहले से जानते हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं बने थे नरेंद्र मोदी, उस समय से सम्राट चौधरी उनके प्रशंसक रहे हैं। ये बात बड़े लोगों को हैरानी की बात होगी, लेकिन कहीं और ये बातें आ जाएंगी। 1999 में जब वो मंत्री बने थे, उम्र नहीं हुई थी उनकी, तब वो नरेंद्र मोदी की तारीफ करते थे। नरेंद्र मोदी के तब के प्रशंसक हैं वो, उनकी राजनीति, उनके ब्रांड ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स है, तो ये उस समय से जानते थे, उनको उस समय से पसंद करते थे। तो डिसिप्लिन, एक पार्टी को अडॉप्ट किया उन्होंने, पार्टी ने उनको अडॉप्ट किया।
दूसरी सबसे बड़ी बात है उपयोगिता की, आप अपने को किस तरह से उपयोगी साबित करते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक प्रयोग नित्यानंद राय का था 2015 का, नहीं चला। 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने 2 उप मुख्यमंत्री बनाए थे, तारकिशोर प्रसाद वैश्य समाज के और रेणु देवी नोनिया समाज की, अति पिछड़ा समाज की, और दोनों प्रयोग विफल रहे। उसके बाद तब सम्राट चौधरी का प्रयोग हुआ, उसके बाद जितनी जिम्मेदारी इनको दी गई सारी जिम्मेदारी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और हर कार्यकर्ता का सपना साकार होने का अवसर है। वर्षों से उसकी त्याग तपस्या बलिदान फलित होने वाला है। जिन लोगों ने संघर्ष किया, जिन लोगों ने बलिदान दिया और जिन लोगों ने सपना देखा था, सभी अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस वाणी को, उस झंझावत से जब लाठियां चल रही थी, नरसंहार हो रहे थे, और उन्होंने कहा था सर में कपन बांध कर निकल जाओ, कमल खिलेगा। उस जंगल राज वालों से लड़ करके कई बार नहीं रहा, बहुत संघर्ष हुआ। गठबंधन की राजनीति में सुशासन, सर्वे अटल जी के सपना को साकार किया गया। माननीय नीतीश कुमार जी, सर्वे सुशील मोदी जी के नेतृत्व में, और वह सुशासन और समृद्धि की देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के डबल इंजन की सरकार का चुनाव के सामने जो संकल्प था, जनता का इतनी जनादेश का आदेश है कि बिहार में सुशासन, समृद्धि और विकसित बिहार की कल्पना को साकार करने का, और उस अवसर में भारतीय जनता पार्टी जो हमारे नेतृत्व का निर्देश है, उस निर्देश के अनुकूल भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल के नेता श्री सम्राट चौधरी का नाम प्रस्ताव है।